नमस्कार बच्चों, मैं राजमोहन मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी। आज हम इस वीडियो में बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी का सेकंड पेपर, जिसके अंतर्गत जेनेटिक्स का पोर्शन हम पढ़ रहे थे, तो हमने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था। आज हम बेसिक रूप से जो जेनेटिक्स होती है वो किस प्रकार से मेंडल ने इसका प्रारंभ किया था, उसने क्या काम किए थे, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सामान्यतः यहाँ पर जेनेटिक शब्द का ओरिजिन कैसे हुआ, उसकी डेफिनेशन क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, के बारे में पढ़ेंगे। तो आनुवांशिकी शब्द का उद्भव ग्रीक भाषा के शब्द जेन, इसका मतलब है टू बिकम और टू ग्रो से हुआ है, जिसका अर्थ होने या वृद्धि से है। विलियम वेटसन 1905 में जेनेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। अब इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। आनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जीवों में विशेषकों या लक्षणों, जिन्हें हम ट्रेट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, का एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरण या ट्रांसमिशन किए जाने का एवं विविधताओं का अध्ययन किया जाता है। अर्थात जेनेटिक्स से साइंस की वह शाखा है जिसके अंतर्गत विविध लक्षणों या ट्रेटों का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, अर्थात पेरेंट से प्रोजेनी में जो ट्रांसमिशन होता है, उसके द्वारा संतानों में क्या विविधताएं उत्पन्न होती है, किस प्रकार से लक्षण प्रकट होते हैं, का अध्ययन हम जेनेटिक्स के अंतर्गत करते हैं। विभिन्न गुणों को उत्पन्न करने वाले कारकों या जीनों को जनकों से संततियों में स्थानांतरण, वंशागति या इनहेरिटेंस कहते हैं। पहले भी हम इस डेफिनेशंस को पढ़ चुके हैं। तो किस प्रकार से इन ट्रेड्स या कैरेक्टरिस्टिक्स का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है, किन के द्वारा होता है, उनको मेंडल ने कारक नाम दिया, जिन्हें आज हम जीन के नाम से जानते हैं। और इन्हीं के स्थानांतरण की जो प्रक्रिया होती है उसको इनहेरिटेंस कहते हैं। अब आता है ग्रेगर जॉन मेंडल, जिसको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी संक्षिप्त जीवनी है। ग्रेगर जॉन मेंडल, जिसका जन्म 22 जुलाई 1822 को ऑस्ट्रिया में हुआ था, वे आधुनिक आनुवांशिकी के पुरोगामी संस्थापक माने जाते हैं। पायोनियर या पुरोगामी या संस्थापक माने जाते हैं। इसी कारण उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। अब मेंडल ने किस प्रकार से ये जेनेटिक्स की एक्सरसाइज की पाइसम सेटाइवम पर, जिसको हम अध्ययन मटर कहते हैं, पर अध्ययन किया था। मेंडल ने संकरण प्रयोगों के लिए अध्ययन मटर पाइसम सेटाइवम को चुना। इस पर उन्होंने लगातार 7 वर्ष तक एक्सपेरिमेंट किए, 1856 से 1863 तक, और ये संकरण प्रयोग किए थे। और उसके आधार पर उन्होंने जो निष्कर्ष निकाले थे वो आगे प्रकाशित किए। किस पुस्तक में इन्होंने 1866 में जो एक्सपेरिमेंट किए थे उनको प्रकाशित किया गया था, ये 1866 में किए गए थे। इस पत्रिका का नाम है द एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रून्स नामक पत्रिका में जो शीर्षक दिया गया था वो था एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन नामक शीर्षक में प्रकाशित किया गया। मेंडल की मृत्यु 1884 में हो गई थी। मेंडल की मृत्यु 1884 में हो गई थी, लेकिन उनके जो एक्सपेरिमेंट थे उस समय वो बहुत एडवांस नेचर के थे, इस कारण लोग उनके कार्यों को समझ नहीं पाए। उस दौरान डार्विन के सिद्धांत चल रहे थे, लोग उसके पीछे पड़े हुए थे। तो मेंडल साहब को इतना जो उन्होंने काम किया था मटर पर जेनेटिक्स के क्षेत्र में, उसका क्रेडिट नहीं मिल पाया, क्योंकि उन्होंने जो काम किया था वो बहुत ही एडवांस या उत्कृष्ट प्रकृति का था। उस दौरान के साइंटिस्ट उसके काम को समझने में असफल थे, बौद्धिक स्थिति नहीं थी। लेकिन 1920 ईस्वी में 3 अलग अलग देशों के जेनेटिक्स के क्षेत्र में काम किए, तो उनके जो रिजल्ट थे वो मेंडल के कार्यों से मिले। बाद में उन्हीं के द्वारा मेंडल को सम्मान मिला उनकी मृत्यु के बाद। उनके कार्यों की खोज हॉलैंड के हुगो डी ब्रीज, ऑस्ट्रिया के टी शेरमार्क व जर्मनी के कार्ल कोरेंस द्वारा अलग अलग प्रयोगों द्वारा की गई।
इनके प्रयोगों के निष्कर्ष मेंडल के प्रयोगों के निष्कर्ष से मिलते थे। अब देखते हैं कि मेंडल ने उस समय पर जो काम किए थे वो किस प्रकार से किए थे, उनकी सफलता के कारण क्या थे। क्योंकि जेनेटिक्स क्षेत्र में मेंडल से पहले भी काम हुए थे, लेकिन वो उतने सफल नहीं हुए जितने मेंडल साहब सफल हुए थे। तो उनकी वर्किंग स्टाइल क्या थी, किस प्रकार से उनका हाइब्रिडाइजेशन पर मटर पर काम किया था, क्या क्या उसने टेक्निक अपनाई थी, क्या उसकी सोच थी के कारण वो सफल हुए, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो मेंडल का कार्य एवं सफलता के कारण। मेंडल ने संकरण प्रयोग पाइसम सैटाइवम पर किए। इन्होंने इन पौधों से 7 विपर्यासी लक्षण कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की वंशागति का अध्ययन किया। मेंडल ने जो पाइसम सैटाइवम पर कार्य किए थे उनमें से 7 विपर्यासी लक्षणों को आइडेंटिफाई किया। ऐसे लक्षण जो कम से कम 2 रूप रखते हो उनको कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कहते हैं। मेंडल ने एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। मेंडल ने अपने प्रयोगों की रूपरेखा पूर्व वैज्ञानिकों के सामने कठिनाइयों को ध्यान में रखकर बनाई थी। मेंडल की सफलता का मुख्य कारण उसकी दूरदर्शिता थी। तो मेंडल ने जो काम किए थे मटर पर, उसकी सफलता के मुख्य कारण थे कि उन्होंने एक समय में केवल एक ही ट्रेट या कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में रख करके अध्ययन किया। दूसरा, उन्होंने जो कैरेक्टर चूज किए थे वो एकदम प्योर थे, और उन्होंने जो वंशागति के क्षेत्र में जो कार्य किए थे उनकी एक विस्तृत रूपरेखा बनाई और उसको ध्यान में रख करके कार्य किए। और मेंडल ने भी ये भी अध्ययन किया कि पहले इस क्षेत्र में जो काम किए वैज्ञानिक थे वो असफल क्यों हुए, तो उनको भी उन्होंने ध्यान रखा। तो उन्होंने दूरदर्शी सोच के कारण उनकी सफलता मिली थी। अब देखते हैं कि मेंडल ने जो काम किए थे उसमें कौन सी कार्यविधि या वर्किंग मेथड्स को फॉलो किया था। तो मेंडल ने पूर्व वैज्ञानिकों के सामने आई समस्याओं और उनकी असफलताओं पर गहन रूप से अध्ययन किया तथा अपने प्रयोगों को योजनाबद्ध रूप से पूरा किया। मेंडल ने वैज्ञानिकों के सामने उससे पहले जो काम किए थे उनके सामने क्या असफलताएं थी, क्या समस्याएं थी, उनका अध्ययन किया और उसको योजनाबद्ध रूप से हैंडल किया। मेंडल ने एक समय में केवल एक ही विपर्यासी लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। मेंडल ने सिर्फ एक समय में केवल एक ही लक्षण को ध्यान में रख करके क्रॉस कराए थे, संकरण कराए थे, तो उनकी सफलता के कारण थे। जैसे एक समय में पौधे की जो हाइट्स होती है उसके 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, विपर्यासी लक्षण होते हैं, जैसे बौना और लंबा, टॉल और ड्वार्फ। तो इस प्रकार से उन्होंने 7 कैरेक्टर्स लिए, उनको एक एक करके उनका अध्ययन किया, तो उनमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं डेवलप हुई और वो उनके रिजल्ट निकालने में सफल हुए। मेंडल ने संकरण प्रयोगों का अध्ययन F1 और F2 पीढ़ियों तक किया। मेंडल जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो 2 ही पीढ़ियों तक अध्ययन किया था, F1, और उनमें सेल्फिंग करा करके F2 पीढ़ी तक उनका अध्ययन किया। मेंडल ने संकरण परिणामों को गणितीय और सांख्यिकी रूप में प्रदर्शित किया। मेंडल ने जो रिजल्ट प्राप्त हुए थे उनको मैथमेटिकली और स्टैटिकली रूप से रिप्रेजेंट किया, जिसके कारण उनके सफल होने के कारण थे। लेकिन वो जिस प्रकार से उन्होंने अपने रिजल्ट गणितीय और सांख्यिकी रूप में प्रदर्शित किए थे, उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे उसको समझ नहीं पाए। मेंडल के द्वारा सौभाग्यवश ऐसे पौधों का चयन हुआ जो सभी गुणों पूर्ण रूप से, जो मेंडल ने पौधा मटर चूज किया था तो उनके सहयोगवश ऐसा पौधा चयनित हुआ जो पूर्ण रूप से शुद्ध था, तो वो भी सफलता के कारण थे। मेंडल ने प्रयोगों हेतु केवल स्वस्थ पौधों का ही चयन किया। मेंडल ने संकरण प्रयोगों हेतु शुद्ध विपर्यासी लक्षणों युक्त पौधों को जनक के रूप में उपयोग में लिया। मेंडल ने शुद्ध लक्षणों वाले पौधों को अलग अलग क्यारियों में बोया ताकि परागण की संभावना न रहे। क्रॉस पॉलिनेशन की समस्या से बचने के लिए उन पौधों को अलग अलग क्यारियों में या क्यूज में उन्होंने रोपित किया, जिसके कारण सफल हुए वो। नेक्स्ट है उनकी सफलता के कारण मटर के पौधों का प्रयोग हेतु चयन। ठीक है, तो मटर का जो पौधा उन्होंने सफल होने का मुख्य कारण था कि वो किस प्रकार से शुद्ध गुणों में था। दूसरा, उसके कई कारण थे, वो जीवन काल भी उसका अल्प था, तो कम समय में ज़्यादा रिजल्ट उनको प्राप्त हो जाते थे। तो निम्नलिखित विशेषताओं के कारण मेंडल ने मटर के पौधों का चयन किया जो उनके लिए वरदान के रूप में साबित हुआ। मटर का पौधा 1 वर्षीय पादप है जिसमें पूर्ण स्पष्ट लक्षण पाए जाते हैं। मटर का जीवन चक्र अल्पकालीन होने के कारण थोड़े समय में ही अनेक पीढ़ियों का अध्ययन संभव हो जाता है।
और उसका लाइफ साइकिल मटर के पौधे का कम होने के कारण रिजल्ट जल्दी प्राप्त हो जाते हैं। तो ये भी उनकी सफलता का कारण थे। मटर का पौधा द्विलिंगी होने के कारण उसमें स्वपरागण और परपरागण किया जा सकता है। मटर का पौधा द्विलिंगी होने के कारण उसमें क्या है, स्वपरागण भी आसानी से हो जाता है, अपने आप होता है, और परपरागण को भी आसानी से किया जा सकता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन को आसानी से हैंडल मटर के पौधे के अंदर किया जा सकता है। मटर के पौधे को आसानी से उगाया जा सकता है तथा क्रॉसित किया जा सकता है। मेंडल इस मामले में सौभाग्यशाली रहे कि मटर का पादप द्विगुणित था, डिप्लॉइड था। यदि यह पौधा बहुगुणित होता तो परिणाम जटिल होते। ये भी मुख्य कारण है कि यदि पौधा डुप्लीकेट था तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ी। यदि प्लांट्सों में जैसे बहुधायत पाया जाता है कि वो पॉलीप्लॉइड होते हैं, लेकिन मटर का पौधा डिप्लॉइड था, जिसके कारण उनके रिजल्ट सिंपल थे। यदि पॉलीप्लॉइड होता तो रिजल्ट बहुत कॉम्प्लेक्सेस हो जाती और वो सफल शायद नहीं हो पाते। मटर के पौधे में अनेक विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं, जैसे मुख्य रूप से विपर्यासी लक्षण 7 मेंडल साहब ने चयन किए थे, तो ये एकदम स्पष्ट थे गुणों में, तो ये भी सफलता का कारण थे। अब है नेक्स्ट तीसरा कारण, विशेषज्ञों का चयन, सिलेक्शन ऑफ ट्रेट। मेंडल ने जो मटर के पौधे में सिलेक्शन किया था ट्रेट्स का, वो आपस में किस प्रकार से शुद्ध थे और एकदम सही थे, जिसके कारण वो सफल हुए। मेंडल की सफलता का एक मुख्य कारण उसकी सावधानी थी, जिससे सभी प्रयोगों को नियोजित ढंग से किया। मेंडल ने जो ट्रेट या कैरेक्टरिस्टिक्स चयन किए थे, उनमें से एक लक्षण प्रबल या डोमिनेंट था, जबकि दूसरा लक्षण अप्रभावी या रिसेसिव था। डोमिनेंट कैरेक्टर्स ऐसा होता है जो F1PD में अपने आप को प्रदर्शित करता है या एक्सप्रेस होता है, उसको डोमिनेंट कैरेक्टर्स कहते हैं। और अप्रभावी या रिसेसिव ट्रेट होता है वो F1PD में अपने आप को प्रदर्शित नहीं करता है, तो उनको रिसेसिव ट्रेट्स कहते हैं। दूसरे कह सकते हैं कि डोमिनेंट होता है वो कैरेक्टर हर हाल में अपने आप को एक्सप्रेस करता है, चाहे वो होमोजाइगस अवस्था हो या हेटेरोजाइगस अवस्था हो। लेकिन अप्रभावी या रिसेसिव ट्रेट होता है वो सिर्फ होमोजाइगस कंडीशन में ही अपने आप को प्रदर्शित कर पाता है, हेटेरोजाइगस कंडीशन में अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार से उन्होंने ये लक्षणों का चयन किया। मेंडल द्वारा चयन 7 लक्षणों को निम्न तालिका में यहाँ पर दिखाया गया है कि मेंडल ने जो लक्षण चयन किए थे वो कौन कौन से थे। डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स सेलेक्टेड बाय द मेंडल, इनमें से है पहला सीड शेप, बीज की आकृति कैरेक्टर था ये। तो इसके 2 विपर्यासी कैरेक्टर्स थे, राउंड और रिंकल्ड। बीज राउंड होता है, डोमिनेट कैरेक्टर को शो करेगा, और रिसेसिव होता है वो रिंकल्ड होता है। कोटिलेडन कलर है, बीज पत्र का रंग होता है वो येलो डोमिनेंट को शो करता है, और ग्रीन होता है वो रिसेसिव होता है। फ्लावर कलर है, फूल का रंग है, पर्पल होता है डोमिनेंट और वाइट रिसेसिव। पोड से फली की आकृति होती है वो इन्फ्लेटेड या फूली हुई, और पिचकी हुई होती है वो रिसेसिव होती है। पोड कलर होता है, फली का रंग होता है वो ग्रीन डोमिनेंट होता है, येलो रिसेसिव होता है। फ्लावर पोजीशन होती है, पुष्प की स्थिति होती है लोकेशन, वो एक्साइलरी या अक्षीय होती है वो डोमिनेंट होती है, जबकि टर्मिनल या शीर्षस्थ होती है वो रिसेसिव होती है। पौधे की हाइट होती है, पौधे की ऊंचाई होती है वो टाल होती है डोमिनेंट, और ड्वार्फ होती है वो रिसेसिव। तो इस प्रकार से ये 7 विपर्यासी लक्षण मेंडल के द्वारा चयन किए गए थे, जो अपने आप में पूर्ण लक्षणों में मटर के अंदर शुद्ध थे, जो उसकी सफलता के मुख्य कारण थे। नेक्स्ट मेंडल के सफल होने के कारण है संकरण तकनीक, क्रॉसिंग टेक्निक। 4 नंबर पे है क्रॉसिंग टेक्निक, ये भी मेंडल की सफलता का कारण थे। मटर का पौधा द्विलिंगी होने के कारण इसमें स्वपरागण होता है। मेंडल ने स्वपरागण को रोकने के लिए पुष्पों के वर्तिकाग्र के परिपक्वन से पहले ही पराग कोषों को हटा दिया, और दूसरे पौधों के परिपक्वन पराग कोषों से पराग लेकर उन्हें वर्तिकाग्र पर छिड़क दिया। अर्थात मटर का पौधा द्विलिंगी होने के कारण नेचुरल है, उसमें स्वपरागण होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होगा। तो मेंडल ने इस स्वपरागण को रोकने के लिए क्या किया कि जो पुष्पों के वर्तिकाग्र थे उसके परिपक्व होने से पहले ही उन कोषों को हटा दिया, और जो फ्लावर होता है उस पर दूसरे जो पौधे हैं उसके पराग कोषों के परिपक्व होने के पराग को उस पर छिड़क दिया, जिसके कारण क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। इन पौधों को थैलियों से ढक दिया,
और परागों को निर्मित पादपों के तने, पुष्प और फली आदि का अध्ययन किया। इस प्रकार मेंडल ने व्युत्क्रम संकरण भी किए, रेसिप्रोकल क्रॉस भी किए, जिसके अंतर्गत मेल एक बार एक पौधे को मेल, दूसरे को फीमेल, दूसरी बार उसको मेल, फिर फीमेल। तो इस प्रकार से ये क्रॉस भी किए। तो रिजल्ट F2PD में अनुपात जो हमें प्राप्त होता है वो 3:1 ही प्राप्त हुआ। इन प्रयोगों से जनक पौधों को पैतृक पीढ़ी F1 और उनके निर्मित प्रथम संतति को F1 पीढ़ी और F1 के स्वपरागण से निर्मित संतति को F2PD कहा गया। तो इस प्रकार से मेंडल ने क्रॉसिंग टेक्निक भी थी, ये भी उनकी सफलता के मुख्य कारण रहे थे। तो ये हमने जनरल पढ़े थे कि मेंडल ने क्या काम किए थे, उसकी सफलता के क्या कारण रहे थे, इनके बारे में हमने पढ़ा। थैंक यू।